जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैथ मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इस मैथ मॉक टेस्ट में मैंने ज़बरदस्त प्रश्नों को शामिल किया है। अक्सर मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिसकी संभावना ज़्यादा है पेपर में पूछने की, और इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे भी गए हैं। अगर कोई भी लड़का मैथ सोचता है कि कम समय में ज़्यादा हमें स्कोर करना है पेपर में, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कोई भी लड़का अगर लेसन नहीं पढ़ा है लेकिन वो मॉक टेस्ट को बस ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करता है, तो भी मेरा ये मानना है कि वो पेपर में मैथ में अच्छा स्कोर कर सकता है। क्योंकि मैथ मॉक टेस्ट एक ऐसा सिस्टम होता है, एक साथ समझिए कि कम समय में ज़्यादा चीज़ देने का प्रयास, यानी विद्यार्थियों को ज़्यादा चीज़ दिया जा सकता है मैथ के अंदर। क्योंकि मैथ मॉक टेस्ट में क्या होता है कि अक्सर हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, और उन्हीं के साथ साथ जो 20 क्वेश्चन जिसकी संभावना ज़्यादा होती हैं, उन क्वेश्चनों के बाद यह भी बता देते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या अप्रोच लगाकर इसे आसानी से जवाब दिया जा सकता है। तो इसी के साथ अपनी भी तैयारी में एक स्पीड देने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ से स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ समाप्त भी करेंगे। पेन कापी लेकर बैठ जाइएगा, वीडियो पॉज करके पहले आप खुद हल करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्ति में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। 12, 15, 16 और 18 की पंक्ति में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्था करे, तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे तो इसका मेथड होता है कि इनका एलसीएम निकाले, और जो संख्याओं का पेयर नहीं बना है उनके साथ वही संख्या पेयर बना के आपस में गुणा करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर संख्या का वर्ग मिलेगा। लेकिन क्या कोई और ऐसा तरीका है सर कि बिना हम एलसीएम निकाले क्वेश्चन का जवाब दे दें? तो मैं कहूँगा जी हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का बिना पूरा सॉल्यूशन की आंसर दे सकते हैं। जैसे ऑप्शन से आइए देख लेते हैं कि अगर पेपर में दोबारा इससे पूछ दे, हालांकि ये पूछा ही गया क्वेश्चन है, कैसे स्मार्ट तरीका से हमें आंसर देना है। तो मैं पूरा क्वेश्चन का ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन लिखा है 3600, कहेंगे ठीक है सर। दूसरा ऑप्शन है 1440, तीसरा ऑप्शन है 180, चौथा है 900। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक ठोस वर्ग बनाना चाहता है तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि ठोस वर्ग का मतलब हमारा जो आंसर आएगा एक पूर्ण वर्ग के रूप में आएगा। तो इसमें से आप संख्याओं पर नजर डालेंगे तो 180 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, यानी 180 तो आपका आंसर नहीं आएगा। कहेंगे यहाँ तक श्योर है सर? आप देखिए कौन कौन संख्या का ये जो है पंक्ति खड़ा करना चाह रहे थे अधिकारी। तो इसमें लिखा है कि 12, 15, 16 और 18, इतनी संख्या का पंक्ति होना चाहिए। 12, 15, 16, 18, इनसे जो संख्या पूरी तरह कटेगा वही आपका आंसर होगा। आइए चेक कर लेते हैं। 12 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा। 12 देखिए काटिए, 12 जो 3 से कटे और 4 से कटे वो संख्या 12 से कटेगा। 12 से ये कट जाएगा। 15 छक्का 90 कट जाएगा। 16 से भाग करेंगे, 16 पच्चीस 80, 10 बचेगा, ये 10 बचेगा 100, ये 16 से नहीं कटेगा, अतः 9 से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्योंकि जो संख्या दी गई उनसे अगर पूरी तरह से कट जाता है वही आपका आंसर होगा। कहेंगे सर 16 से 900 नहीं कटेगा। बचे दो ऑप्शन, आप ध्यान से देखिए। कभी कभार क्या होता है कि हमें ऑप्शन में दोनों कटने लगते हैं। जैसे 12 से यह भी कटेगा, 15 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 18 से भी। अब दो ऑप्शन कट रहे हैं, आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा सर दोनों में से आंसर किसे क्लिक करें। अब देखिए यहीं से कहानी असली स्टार्ट होता है कि हमें काटना किसे। दोनों में जो चीज़ कॉमन है उसे काट दीजिए। जैसे 0, तो इस 0 से इस 0 को काट दीजिए। अब काटिए, 12 से काटेंगे 360 कट जाएगा, 12 से 144 भी कट जाएगा। 15 से 360 काटेंगे लेकिन 15 से 144 नहीं कटेगा, अतः 360 को ये पूरा 3600 लिखा गया था। अतः मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 3600 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।
पेपर में भी आपको यही अप्रोच लगाना है, बिल्कुल 100% क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते थे। नहीं तो फिर आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर एलसीएम को तोड़कर जो संख्या बचेगा वही संख्या के साथ उसका पेयर बना के आपस में गुणा करेंगे तो अंत में आपको 3600 ही मिलेगा। लेकिन इतना नहीं करना है, सभी ऑप्शनों को लिख देना है, दी गई संख्याओं से भाग करना है, जिससे पूरी तरह कट जाएगा वही आपका आंसर। जब दो ऑप्शन कटेगा तो जो दोनों में कॉमन होते हैं हमें उसे पहले काट देना होता है, और जो लास्ट में बचेगा जिसे सभी संख्याएं काटेंगी वही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रेन का ही है लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा घुमा दिया है। एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की समान दिशा में चल रहे दो पुरुषों को पार करने में क्रमशः 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। जब भी दूरी न दे तो दूरी मानना है कि कांस्टेंट है, यानी कि स्थिर है। बस इसमें लिखा है कि दो व्यक्तियों की अलग अलग चाल है, ट्रेन की समान दिशा में जा रहे हैं और दोनों व्यक्तियों की चाल दिया है और दोनों को कोई 11 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताइए। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन जब भी मिले तो इसको कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिए। ट्रेन की जो चाल है, ध्यान से देखिए, जो ट्रेन की चाल है, ट्रेन की चाल, जो ट्रेन की चाल है उसको आपको मान लेना है कि x है। जो ट्रेन की चाल है उसे मैंने x मान लिया कि हाँ सर ट्रेन की चाल x है। जब पैरेलल यानी समान दिशा में व्यक्ति और ट्रेन जाते हैं तो चाल हमेशा घटाते हैं और विपरीत में चाल को जोड़ देते हैं, ये रेलगाड़ी का नियम है। तो कहेंगे सर बिल्कुल सही। अब क्या करना है, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल है x है और पहला वाला व्यक्ति की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पहले वाले व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करते हैं, तो लिखा है 11 सेकंड में। ये बराबर होगा, देखिए ये चाल ये समय, चाल का समय में गुणा करेंगे तो दूरी निकल जाएगा। ये चाल इस समय दूरी नहीं दिया है तो हमने दूरी कांस्टेंट मान लिया, स्थिर मान लिया। इक्वल में यही ट्रेन की चाल x है और दूसरे व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। बस यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कैलकुलेशन तो बढ़ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले जब x का मान निकालना हो तो आपका फोकस सबसे पहले x पर ही बनना चाहिए। जैसे 11 का x में गुणा कीजिए, यहाँ 10 का x में गुणा कीजिए, तो 11 का x में गुणा करेंगे 11x और 10 का x में गुणा करेंगे 10x, तो 11x में से 10x घटाएंगे तो सिर्फ आएगा x। अब इक्वल में देखिए 11 का 6 में गुणा करेंगे तो 11 6 के 66, आई 10 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 पचे 50। इक्वल में दोनों माइनस माइनस है तो आपस में घट जाएंगे, दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो भी आपस में घट जाते हैं बराबर के उधर, लेकिन दोनों एक प्लस रहे एक माइनस रहे, एक माइनस एक प्लस रहे तब जुड़ते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ करेंगे 10 पचे 50 माइनस में 11 6 के 66 माइनस में, अगर दोनों तरफ माइनस सेम चिन्ह हो बीच में इक्वल लगा हो तो हमेशा अंतर होगा, दोनों तरफ प्लस रहेगा। देखिए इधर भी प्लस इधर भी प्लस, बीच में इक्वल है तो भी माइनस होगा। अगर इधर का पार्ट माइनस में इधर का पार्ट माइनस में बीच में प्लस है तो भी माइनस होगा, लेकिन इधर का प्लस अगर इधर का माइनस है बीच में इक्वल है तो विपरीत में चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं। तो 11 छके 66, 10 पचे 50, 11 छके 66, 66 में से 50 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा और x क्या थी, ट्रेन की चाल थी, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस तरह के भी पेपर में कई बार प्रश्न पूछ दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है
जो 12 और 16 दोनों से विभाज्य है। इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस पूछता है। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं, आप बिल्कुल बना सकते हैं। कह रहा है कि हमें ऐसा छोटा पूर्णांक चाहिए जो 12 और 16 से कट जाए। तो ऑप्शन देखेंगे 60 12 और 16 से तो कट जा रहा है, 16 से कटेगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो 16 आंसर नहीं हो सकता। 96 12 और 16 दोनों से कटता है, 48 12 और 16 दोनों से कटता है। तो सबसे छोटा पूर्णांक बोला है ऑप्शन में देखिएगा, तो 60 48 और 96 में से ये तीनों 12 और 16 से कट रहे हैं। तो इसमें से हमें वो वाला आंसर चाहिए जो सबसे छोटा पूर्णांक हो। बताइए 12 से ये भी कटेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, 12 से 16 कट रहा है, लेकिन 60 12 से कटेगा लेकिन 16 से नहीं कटेगा, तो ये कैंसिल हो गया। 12 चौके 48, 16 ते 48 कटेगा, 12 पचे 60, इससे कारण 12 अठे 96, 16 छक्का 96, यानी ऑप्शन या तो 48 होगा या तो 96 होगा। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि क्वेश्चन में लिखा है सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक कहेंगे सर 48 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि छोटा पूर्णांक आता। अगर बड़ा पूर्णांक आता तो आंसर आपका 96 हो जाता। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में होगा। इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन से ही लगाना होता है। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, औसत का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी की प्रतिदिन की औसत आय 45 रुपये है। यदि ए और बी की प्रतिदिन की औसत आय 40 रुपये है और बी और सी की प्रतिदिन की औसत आय 43 रुपये है, तो बी की प्रतिदिन की आय कितनी है। आप इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, पहले हल कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे इसे लगाते हैं। अगर कभी भी योग निकालना हो औसत के अंदर, तो हमेशा याद रखिएगा जितनी संख्या होती है उसका औसत के साथ कभी भी आप गुणा करते हैं औसत के साथ, तो उसका हमेशा योग निकल जाएगा। ये फॉर्मेट होता है इसके अंदर लगाने का, कि औसत जब भी आपको योग निकालना हो, योग तो संख्या जितना औसत का गुणा करेंगे तो योग निकल जाएगा। बस इसी फॉर्मेट पर आंसर आ जाएगा। 3 संख्याओं का औसत दे दिया है 45, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ये 3 संख्याएं, इनका औसत 45 है, गुणा करेंगे तो 45 नहीं 135 हो जाएगा। कहेंगे सही है सर। क्यों 3 लिखे हैं, क्योंकि 3 संख्याएं था, इनका औसत 45 था, यानी तीनों संख्याओं को मैं जोड़ूंगा तो 45 आएगा। कहेंगे बिल्कुल सही सर। उसी तरह कह रहा है कि अगली संख्या ए प्लस बी संख्याएं 2 हैं, इनका औसत 40 है, तो संख्या तो 2 है लेकिन औसत 40 है, तो संख्या का औसत में गुणा करेंगे तो योग मिल जाएगा, बोलिए 80। अगली बार कह रहा है कि बी और सी यानी संख्याएं तो 2 है, इनका औसत कह रहा है 43 है, तो 43 लिखिएगा, डबल करेंगे तो 86 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें बताइए बी का प्रतिदिन आय कितना है। बी का आपसे पूछा है, मैंने पूरा क्वेश्चन खोल के आपके सामने लिख दिया है, इसी का आप सल्यूशन कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। इसमें कई तरीके के अप्रोच लोग लगाएंगे, लेकिन अच्छा तरीका होता है वो समझिए। सबसे पहले क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, सिर्फ इस वाले को ध्यान से देखिए, मैं इन दोनों को आपस में जोड़ रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, इनको मैं जोड़ूंगा तो मिलेगा सर a प्लस बी प्लस सी, तब बराबर इनको मैं जोड़ूंगा तो इनके योग को भी जोड़ूंगा तो 6 और 8 8 16 यानी 166 मिलेगा। कहेंगे सर बिल्कुल सही। अब ए बी सी, बी 2 बार आ गया है, अब इनमें से मैं क्या करता हूँ, ये ए बी सी घटा देता हूँ तो मुझे ए बी का मान आ जाएगा। इसमें मैं जैसे ए प्लस बी प्लस सी घटा दूंगा तो ए से ए घट जाएगा, बी से बी घट जाएगा, सी से सी घट जाएगा, और जो अंत में बचेगा मुझे बी का मान आ जाएगा। तो ए बी सी का योग देखिए 135 है, इसमें से जैसे 135 घटाएंगे तो मुझे बी का मान आ जाएगा। 6 में से 5 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएगा तो 3, यहाँ पे काट देंगे तो बी का मान आ जाएगा 31, और बी का प्रतिदिन का आय पूछा था यानी कि 31 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन आइए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं हट जा रहा हूँ, आपको अच्छे से नजर आए तो 31 रुपये जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा।
इस पैटर्न का क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश पुलिस कई बार पूछा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। यूनिटी चेंज वाला भी क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है। कह रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके बताइए कितना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमें छोटा वाला यूनिट में चेंज करना, यानी छोटे यूनिट में, तो 5/18 से गुणा करते हैं, और बड़ी यूनिट में चेंज करना, यानी इसमें चेंज करना होता है तो 18/5 से गुणा करते हैं। यानी कि एक बार 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, और 18/5 से आप गुणा करते हैं किसी संख्या में तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आपको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना था, यानी छोटा वाला में जाना था, तो छोटा वाला से गुणा कर देंगे। 9 से काटेंगे 18 दो बार में, 2 से 5 में भाग करेंगे तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। यानी 9 से 18 दो बार में, 2 से 5 में भाग करेंगे, 2.5 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस तरह यूनिट चेंज बेस भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता रहता है। मैं इसको हटा देता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोमल एक कार्य को 51 दिन में कर सकता है। विमल कार्य करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है, तो विमल उस कार्य को कितने दिन में करेगा। कल के मॉक टेस्ट में भी मैंने इस तरह के प्रश्न लिए थे, और आज के मॉक टेस्ट में भी इस तरह के प्रश्न लिया हूँ। जब भी एक मॉक टेस्ट में, जैसे 2 से 3 मॉक टेस्ट में एक ही तरह के प्रश्न दिखे, तो ये चीज़ यकीन मानिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैंने मॉक टेस्ट में डाले हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल 100% आप बना कर ही जाएँ। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि कमल है, के फॉर कमल है, बी फॉर विमल है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कोमल एक कार्य को 51 दिन में कर देते हैं। 51 दिन, ये दिन दिया है कि 51 दिन में कोमल कर देते हैं, ठीक है। कोमल एक कार्य को 51 दिन में कर सकते हैं। लिखा है विमल कार्य करने में कोमल से 50% अधिक है। विमल कोमल से 50% अधिक कुशल है। अगर ये 100% है तो 150% ये हो जाएगा। रेशियो ले लेंगे, ये परसेंटेज से परसेंटेज हमने काट दिया, रेशियो ले लेंगे तो 2:3 आ जाएगा। ये कुशल यानी इनकी एफिशिएंसी की क्षमता आ गई। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, इनकी ये क्षमता आ गई। लेकिन क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। समय का अगर अनुपात लेंगे तो बदल जाएगा, 3:2 हो जाएगा। और यही कोमल जो है किसी काम को 51 दिन में कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि कोमल किसी कार्य को 51 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दिन यानी समय में चेंज कर लिया, हमारे हिसाब से 3 दिन ही बता रहे हैं 51 दिन में। तो कह रहा है विमल उस कार्य को कितना दिन में। इसका क गुना कहेंगे सर, 17 गुना है, तो इसका भी 17 गुना कर दीजिए। 17 दुना के 34 दिन में, अर्थात कह सकते हैं कि जो सर विमल है उस कार्य को 34 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस तरह के भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस पूछता रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट डालते हैं IMP, तो इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के पैटर्न मैंने कई बार RPF SI में भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है। और दिल्ली पुलिस का जो पेपर हो 2025 उसमें भी मैं देखा हूँ। और जो उत्तर प्रदेश का पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है उसी में से मैं क्वेश्चन लाया हूँ, देख सकते हैं सेम क्वेश्चन था। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि 6/5, 7/10 और 2/25 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जब भी फ्रैक्शन में देखे आपसे LCM पूछे या तो HCF पूछता है, यही दो चीज़ जनरली पूछा जाता है। तो लिखा है 6/5, 7/10, और 2/25, इनका LCM बताइए। जब भी LCM आपसे पूछे या तो HCF पूछे, यही दो चीज़ पूछेगा। LCM पूछेगा तो हमेशा ऊपर वाला का निकालिएगा LCM,
और नीचे वाला का अपने मन से निकालिएगा HCF। अगर जब भी आपसे HCF, इसे मैंने ब्रैकेट में कर देता हूँ जो चीज़ पूछा है, अगर आपसे HCF पूछता तो ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM, ये इसका फॉर्मेट होता है निकालने का। अब ऊपर वाला देखिए, ये इसमें अभाज्य संख्या है तो गुणा हो जाएगा, LCM निकालेंगे तो 6 सत्ते 42, 42 2 से भी कटेगा, यानी कि ऊपर में LCM 42 आएगा। नीचे ऐसी संख्या लीजिए सबसे बड़ी से बड़ी वो संख्या जो तीनों को काट दे, तो 5 10 25 का जो मौसा हो जाएगा वो 5 आ जाएगा, यानी 42/5 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 42/5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में 28 छात्रों के औसत, क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 5 था, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो यह औसत 0.5 बढ़ गया, तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। औसत का ये टाइप बहुत ज़्यादा चर्चित है, ध्यान से देखिए कैसे लगाना है। शुरू में 28 व्यक्ति थे, 28 लड़के थे बोल सकते हैं, 28 छात्र थे, इनका औसत 5 था, तो इनके औसत से गुणा कर दूंगा, संख्या का औसत में गुणा करूंगा तो योग आ जाएगा, यानी 28 × 5 = 140 होता है, कहेंगे बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, तो 28 छात्रों में से 8 लोग छोड़ दिए तो बचा 20 लोग। अब इनका औसत जो है 0.5 बढ़ गया, पहले औसत 5 था, अब 5.5 हो जाएगा क्योंकि 0.5 बढ़ गया, गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा। अब कह रहा है कि जो छात्र क्लास छोड़े हैं उनका औसत क्या है, तो देख लीजिए 8 लोग को छोड़ने से औसत में कितने का डिफरेंट है, कहेंगे सर 30 का डिफरेंट है। कितने लोग छोड़े थे, तो 8 लोग, उन्हीं 8 लोगों का औसत जो निकालेंगे औसत, तो 8 से इसी में भाग कर दीजिएगा, काट दीजिए 2 से 15 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 3 4 7 28, 4 5 25, 3.75 आंसर आ जाएगा। 3.75 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, 28 छात्र थे, उनका औसत 5 था, संख्या का औसत में गुणा किए, योग 140, 8 विद्यार्थी क्लास छोड़ दिए, संख्या बचा 20, औसत 0.5 बढ़ गया, तो पहले 5 था 0.5 बढ़ गया, 20 का 5 दोनों 5 में गुणा करेंगे 110 आएगा, पहले जो 140 योग था अब 130 आ रहा है, यानी योग में 30 की वृद्धि हो गई, यानी 30 की कमी आ गई। काहे कमी आया, क्योंकि 8 छात्र छोड़ के चले गए थे, इसी 30 को 8 लोगों में मैं बांटूंगा, यानी 8 से भाग करूंगा, तो 8 विद्यार्थियों की औसत जो आएगा वो 3.75 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। बिल्कुल आसान है, पुस्तक का क्रय मूल्य ही आपसे पूछा है, तो पहले देखिए कितने रुपए का था, तो बेचा है 720, 17 कह रहा है कि 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है उसे 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो जितना हानि हुआ 17 वस्तु बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो उतना घटा दीजिएगा, तो 17 में से 5 घटा देंगे तो आएगा 12, और जैसे इसमें 12 से भाग करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा, 12 से काटेंगे 12 छक 72, एक जीरो उतार लेंगे, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह 60 रुपये था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन कई बार पता नहीं एग्जामिनर इसे पूछता रहता है। एक बार ध्यान समझिए, 720 रुपये किसी चीज़ को बेचता है, लेकिन 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य कर है 5, 17 वस्तु जो है ना वो 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो जितना के बराबर के उतना घटा लीजिए, बचेगा 5, टोटल पैसा में भाग कर दीजिए, पर वस्तु का सीपी निकल के आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य, और यही आपसे पूछा था। ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर वही सी दिया है, तो सी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 1320 रुपये, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो तरीके के प्रश्न बनता है, अंकित मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछेगा या तो विक्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछेगा। इसमें आपसे अंकित मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य दे दिया है, कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं, वही अंकित मूल्य। इसको देखिए फॉर्मेट होता है कि जितना अंकित मूल्य, अगर अंकित मूल्य पूछेगा, अब गुणे में लिखते हैं 100 माइनस छूट, बटे का परसेंटेज हटाएंगे तो 100, इधर जितना बार रहेगा फिर इधर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। अब इस फॉर्मेट से लगाएंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। जैसे अंकित मूल्य पूछा है, नहीं पता, 100 रुपया, कितना का छूट दिया, कहेंगे सर 12% की छूट, तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कहेंगे सर 88 बटे का 100। आज अंकित मूल्य पर इतना छूट देने के बाद कितना का बेचा, तो इक्वल में कह रहा है कि विक्रय मूल्य 1320 रुपया, 1320 रुपये। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 बटे 88, 11 से काटेंगे इसको तो 11 12 बार में कट जाएगा, एक जीरो उतार लीजिए। 8 से काटेंगे तो 15 बटे 120, 15 का 100 में गुणा करेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा, x अंकित मूल्य था, यानी अंकित मूल्य क्वेश्चन का 1500 रुपये हो जाएगा, और 1500 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,520 रुपये हो जाती है। जब भी कुछ समय लगता है, मूलधन बढ़ जाता है तो वो अमाउंट हो जाता है, अर्थात मिश्रधन हो जाता है। 13,520 रुपये हो जाती है, तो मूल राशि कितनी है? मूल राशि का मतलब आपसे पूछा है मूलधन। कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, पहले वाले मिश्रधन लिख लीजिए कितना है, तो लिखा है मिश्रधन 13,520 रुपये। अब आपको ये बताइए कि 2 वर्षों का 4% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कहेंगे सर टाइम है 2 वर्ष, जो रेट है यानी कि दर है 4%। कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालते हैं तो ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं, एक बार 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, 2 स्थान पे हमेशा दशमलव लगाएंगे और 2 अंक लिखना जरूरी है। देखिए 16 2 अंक हैं, और एक बार 4 का डबल कर दीजिए, तो 4 का डबल कर देंगे तो 8, इतना परसेंट जो ब्याज बनेगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो बनेगा 8.16% चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। अब मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है, अगर मूलधन में यानी कि मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज में जोड़ देंगे तो मिश्रधन बन जाएगा, यानी अमाउंट। और जैसे 8.16 में 100% जोड़ देंगे तो ये मिश्रधन के बराबर हो जाएगा, यानी 108.16। और आपको जिसका मान निकालना है मूलधन का, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो गुणे में यहाँ पे 100%, इस परसेंटेज को काट सकते हैं, यानी 100% का मान पूछा, ये सब परसेंटेज में आएगा, तो इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को काट दीजिए, 2 स्थान से दशमलव हटाएंगे तो इधर 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, बाकी ये टाइम 2 साल दिया था, इनका सब हिसाब किताब किए तो 8.16 इसमें जोड़ देंगे तो 108.16% ये चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा। हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि मिश्रधन बना है 108.16 और वो कराना है 13,520, तो इतना का मान निकालना है। आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो कैलकुलेशन हार्ड बनेगी। यहाँ पे डिजिटल सम का प्रयोग कीजिए। डिजिटल सम कहता है 5 3 8 1 9, 9 बनेगा तो उसको काट दीजिए, इधर बना 2, यानी ऊपर, यहाँ ऊपर का 2 है तो 2 लिख लीजिए, नीचे 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 7। आज जब भी नीचे 7 बनता है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करते हैं, ताकि नीचे जैसे 4 से गुणा कर देंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा होगा, तो कहेंगे 7 चौके सर 28 होगा, 28 को आपस में जोड़ेंगे तो 10 होगा, यानी नीचे 1 बनाने का प्रयास किया जाता है, और ऊपर गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, यानी जिसके अंकों का योग 8 आएगा ऑप्शन में वही हमारा आंसर होगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस में 8 बन रहा है, तो ऑप्शन देखिएगा
पहला वाला ऑप्शन, तो 5 2 7 1 8, ऑप्शन नंबर ए में जो 12,500 है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए को अंकों का योग जोड़ेंगे सभी तो 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो भी 1 बन रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो 3 बन रहा है, जो कि प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो सही उत्तर ए होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए को सभी अंकों का योग जोड़ने पर हमारा 8 डिजिटल सम आ जा रहा है। ये आपको समझाने के लिए सारी प्रक्रिया, अगर आप एक बार भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े होंगे तो इस चीज़ों को तुरंत कैच कर पाएंगे कि ये चीज़ें कैसे आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ। रेट निकालना हो 2 साल का तो एक बार स्क्वायर करते हैं, दो स्थान लिखना जरूरी होता है, 2 स्थान के बाद दशमलव लगाते हैं, 4 का डबल कर देंगे 8। इसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन अपने आप में 100% जैसे जोड़ देंगे मिश्रधन हो जाएगा। हमारे हिसाब से मिश्रधन दिया था 13,520, यहाँ पे बन गया 108 16। 100% का मान निकालना था, अर्थात मूलधन परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, 2 स्थान से दशमलव हटाए, 2 जीरो इधर। कैलकुलेट करना बहुत हार्ड था, इसलिए मैंने डिजिटल सम लगाकर आंसर लगा दिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है 2 संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% तथा 28% कम है, तो संख्या y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है। शानदार क्वेश्चन है, इस तरह भी पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले x y और z का रेशियो बना लीजिए, और एक्स वाई जिससे तुलना करना है उस संख्या को हमेशा 100 मानिए। तो जेड से तुलना करना है तो जेड को हमेशा 100% यानी 100 मान लीजिए। अब कह रहा है ये 100% मान लेंगे तो भी बेटर है, परसेंट है तो परसेंट में मानिए, संख्या रहते तो संख्या में मानते। अब क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स वाई किसी तीसरी संख्या अर्थात जेड से क्रमशः 20% तथा 28% कम है। ये एक्स जो है जेड से 20% कम है, तो यानी कि 80% है, और ये y जो 20 से 28% कम है अर्थात कि 72% है। बस इनका रेशियो ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब बस एक्स वाई से तुलना करना है तो सिर्फ एक्स वाई से ही तुलना कर दीजिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि y एक्स से कितना प्रतिशत कम है। जो y है एक्स से कितना प्रतिशत कम है। चलिए आइए काट दीजिए, 8 से काटेंगे तो 8 दाम है 80, 8 से काटेंगे 8 9 72। मुझे सिर्फ एक्स वाई से मतलब था, इसीलिए एक्स वाई का हमने रेशियो ले लिया। आपका रहा जो एक्स है वाई से कितना कम है, तो 1 कम है। किस से? 10 से, क्योंकि एक्स से ही तुलना करना है। तो 1 से यानी 10 से 1/10 प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे और काट देंगे तो 10%, अर्थात कह सकते हैं कि जो एक्स है सर वाई से 10% कम है। तो 10% क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्तिक बिंदु ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और बी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए पर वापस लौटता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। दूरी फिक्स हो, किसी इस चाल से गया और दूसरी चाल से वापस आया, तो जब भी औसत चाल पूछता है तो इसका फॉर्मेट होता है लगाने का, ये फार्मूला होता है कि औसत चाल जब भी आपसे पूछे औसत चाल, तो हम लगाते हैं 2xy और x + y। इसी फॉर्मेट पे ये बिल्कुल हल हो जाता है। दो फार्मूला से पहली चाल बोलिए कितना है, तो क्वेश्चन में दिया है 50, दूसरी चाल 30। जब विपरीत में आते हैं तो चालों को जोड़ देते हैं, तो 30 50 जोड़ेगा तो 80 आ जाएगा। 2 से काट देंगे 40 बार में, 1 0 से 1 0, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 150/4 हो जाएगा। आधा करेंगे तो 75/2, अब 75 का आधा करेंगे तो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो 37 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे हटा देता हूँ, आइए इसको मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की दर से एक राशि 25 साल में 3 गुनी हो जाएगी, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह के प्रश्न है तो आपसे रेट पूछेगा या तो टाइम पूछेगा। जितना गुना कहेगा हमेशा एक कम कर दीजिएगा,
और गुणे में 100। अगर आपसे रेट पूछेगा तो टाइम दे देगा, टाइम दे देगा। देखिए आपकी टाइम दे दिया है तो रेट पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है साधारण ब्याज की दर से एक राशि 25 साल में 3 गुना हो जाता है। तो गुना की जगह पर 3 रखेंगे, 3 में से कम कर देंगे तो 2, गुणे में 100। अगर आपसे रेट पूछा है तो पक्का टाइम दे देगा। टाइम दिया है 25 साल में, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में, 4 का 2 में गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8%। अर्थात ब्याज की जो दर थी वो 8% थी। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, यह भी बहुत चर्चित टाइप है, कई बार पूछता रहता है। कह रहा है एक टेप रिकॉर्डर को 1900 रुपये में बेचने से मुझे 5% की हानि हुई, उसे 2080 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाते हैं। एक टेप रिकॉर्डर को जब मैं 1900 रुपये में बेचता हूँ, यानी कि ध्यान देखिए, मैं एक टेप रिकॉर्डर को जब मैं 1900 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 5% की हानि होती है, अर्थात 95% पर मैंने बेच दिया। इतना बात आप समझ रहे? कहेंगे बिल्कुल सही सर, क्योंकि जब आपने 1900 रुपये का बेचा तो मुझे 5% का नुकसान हुआ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तब मुझे उसे 2080 रुपये में बेचूंगा तो मुझे कितना प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिए, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर ये जो 95% है ये इतने का मान है 1900 का? कहेंगे हाँ। अब कितना का हमें मान चाहिए? 2080 का, तो गुणा में लिख लीजिएगा 2080। कैलकुलेशन करेंगे इसका, अगर 100 से अधिक आएगा, अगर इसका कैलकुलेशन अगर 100 से अधिक आएगा तो तुरंत हम जान जाएंगे कि लाभ हुआ है। ऐसी का मान 100 से जैसे कम आएगा तो हम जान जाएंगे कि हानि हुआ है। फिर से समझिए, 1900 रुपये का बेचते हैं तो 5% का नुकसान हो गया। 2080 रुपये में बेचेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस? हमने इसी को भाग में भेज दिया, इसी को भाग में भेज दिया। 95 ऊपर है, नीचे 1900। इसका मान निकालना है तो गुणे में। इसका कैलकुलेशन करने के बाद इसका मान 100 से अधिक आएगा तो लाभ, और इसका मान 100 से कम आएगा तो हानि होगा। बस काट दीजिए। 19 से काटिए, 19 से कम 19, सॉरी 19 से काटेंगे यहाँ पे, 19 से कम 19, 19 बचे 95, और काट दीजिए, कटेगा 5 से इसको काट दीजिए 20 बार में, और तिरछा गुणा करेंगे। देखिए सब कट गया ना। ध्यान देखिए, कहीं मैंने गलत किया, मैं फिर से काट देता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर 95 ये 1900 का मान है, और हमें इसका मान निकालना है 2080। कहेंगे बिल्कुल सही सर। 19 से काटेंगे, 19 से कम 19 100 बार में, 19 बचे 95 5 बार में, 5 से इसको काट देंगे 20 बार में, और बाकी कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आपस में गुणा कर दीजिए। मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, एक बार मैं मुझे आंसर थोड़ा मैच करा देने दीजिए। मैं लगता है कहीं गलत। 19 5% की हानि 95, 19 बचे 95, 19 से कम 19 100 बार में, 5 से 100 को काटा 20 बार में, तिरछा जैसे गुणा करूँगा तो 108 दूना के हो जाएगा। एक मिनट अभी देख लिए गलती कहाँ हो रहा था। जैसे हमने काटा 19 से, तो 19 से कम 19 100 बार में, 19 पचे 95, 5 से 100 काटा 20 बार। हम तिरछा गुणा कर रहे थे, हालांकि ये भाग में है तो नीचे वाला से ऊपर वाला कटेगा, तिरछा गुणा नहीं होगा। यहीं पे हमसे गलती हो रहा था। और इस 1 0 से 1 0 इसे काट लेंगे, और 2 से 108 को काटेंगे 104। इस 100% से कितना अधिक है? कहेंगे सर 100 से 104 है, 4 अधिक है, तो 4% का प्रॉफिट होगा, यानी इंक्रीज होगा, यानी 4% का फायदा होगा। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, ध्यान समझिए। कोई चीज़ 1900 रुपये का बेचता है तो 5% का नुकसान, अर्थात 95% पर बेचा। उसे 2080 रुपये में बेचेगा तो कितने का लाभ या हानि? यानी 1900 को मैंने इसके हर में भेज दिया, यानी नीचे भेज दिया, तो 95 का मान 1900 है, 2080 का मान निकालना है। इनका कैलकुलेशन करने के बाद 100 से अधिक आएगा तो लाभ, और 100 से कम आएगा तो हानि। तो मैंने इसे कैलकुलेट किया तो आया 104, अर्थात 100% से 4 अधिक था, अर्थात 4% का लाभ हुआ। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है आपसे। कह रहा है कि एक पंप एक टैंक को पानी से 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक के तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। तो रिसाव के कारण पूरी तरह से भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। एक भर रहा है, एक खाली कर दे रहा है, बस उसी फॉर्मेट पर लगा दीजिए। पहले 3 घंटे में भर रहा है, दूसरा का कह रहा है 3 सही 1/2 घंटे में खाली कर रहा है। तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 3 दूना के 6 7/2 हो जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सही। ये नीचे का मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कहेंगे सर 3 गुणे 7/2 है। अब एक बार इसको घटा कर लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे 2 तिहाई 6, 7 में से 6 जाएगा 1/2, और ये नीचे का अपान का 2 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो गुणे में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 सते हो जाएगा 21, अर्थात 21 घंटे का समय लगेगा और टंकी फुल हो जाएगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आया होगा। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। पहला 3 घंटे में, दूसरा फ्रैक्शन में दिया था, तो इसको लिखेंगे 7/2, नीचे का 2 नीचे आ जाएगा। एक बार एक भरता है, खाली करता है, तो मैंने इसी फॉर्मेट पे तो लगाया a गुणे b, एक बार घटा देंगे a माइनस बी, इसी पे रख देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसी पर हमने रख के लगा दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कार्य को पूरा करने में 15 श्रमिकों को 10 दिन लगते हैं, तो उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछता है, M1 D1 H1 से बिल्कुल प्रश्न ऐसा बन जाता है। 15 श्रमिक किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 क्रम उसे कितने दिन में करेंगे। काट दीजिए, इसे 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 5 25 डी फॉर दिन है, यानी 25 दिन लगेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहे कितने दिन, यानी कि 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी, तो 25 दिन। 25 ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है पेट्रोल की कीमत 80 रुपये से 100 रुपये तक बढ़ जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। यह भी आसान है, 80 रुपये से 100 रुपये हो गया। आप चाहे तो इनका रेशियो भी ले सकते हैं, परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हैं। 20 चौके 80, 20 25 100, 4 रुपये था 5 रुपया हो गया, 1 रुपया बढ़ा, कितने पर 4 रुपये, क्योंकि पहले 4 रुपये था। प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे, 1/4 होता है 25%, अर्थात कह सकते हैं कि सर 25% की वृद्धि हुआ। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए आज का आखिरी प्रश्न भी कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी की औसत चाल क्या है, यानी कि औसत चाल ही पूछा है। एक आदमी की औसत चाल क्या है यदि वह 2 शहरों के बीच की यात्रा करता है और 60% की दूरी 45 मिनट में और शेष दूरी 55 मिनट में तय करता है, जहां शहरों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। पूरी क्वेश्चन में हार्ड बनाने का प्रयास किया, लेकिन कुल दूरी देकर क्वेश्चन को आसान कर दिया। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय। औसत चाल जब भी आपसे पूछे तो होता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय, इसी पे रख देते हैं तो हमें औसत चाल निकल के चला आता है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है टोटल दूरी 80 किलोमीटर है, तो 80 किलोमीटर कितने मिनट उसे लगते हैं, तो पहले 55 मिनट फिर 45, पहले 45 मिनट फिर 55 मिनट, टोटल को जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 100 मिनट। इसको घंटा बदलना है तो 60 से भाग कर दीजिए, ये नीचे का 60 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 60, बस 60 को नीचे से ऊपर भेज दीजिए, 00 से 00 काट दीजिए, 8 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी, औसत चाल। तो 48 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के प्रश्नों को अक्सर पेपर में प्रैक्टिस करके ही जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।